नमस्कार दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एवीएस स्टडी शो पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस चैनल में जो है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए सामान्य अध्ययन, साथ ही साथ भूगोल विषय और राजनीति विज्ञान विषय को देख रहे हैं। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम एक श्रृंखला शुरू की है जिसमें हम 2010 से लेकर के 2025 तक के उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो सवाल पूछे गए हैं उनको देख रहे हैं। तो इसी कड़ी के तहत हम सन 2010 से शुरू किए हैं। तो सन 2010 के उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस की हुई थी उसके हम 80 सवाल देख चुके हैं। अब ये 81वां सवाल है और आज पूरा पेपर जो है कि सन 2010 का कंप्लीट हो जाएगा। उसमें साथियों 122 क्वेश्चन तक हैं। उसके बाद जो सवाल हैं 123 से लेकर के 150 तक वो मैथ और रीजनिंग के सवाल हैं और साथ ही साथ उसमें जो है कि करंट अफेयर्स के सवाल हैं। तो उनको हम नहीं करेंगे, हम केवल जीएस के जितने पोर्शन हैं उतने ही करेंगे क्योंकि करंट अफेयर तो बदलता रहता है और मैथ रीजनिंग इस तरह से कराना कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वो आप लोग अपने से अभ्यास कर लीजिएगा क्योंकि एलटी ग्रेड में भी 2-4 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के रहेंगे और प्रवक्ता के भी जीएस में 40 नंबर में 2-4 क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप सबके सामने जो पहला सवाल है वो ये है कि निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और अपना उत्तर दिए गए कूट की सहायता से चुनिए। तो इसमें जो पहला राज्य का नाम दिया है वो है हरियाणा, दूसरा है सिक्किम, उसके बाद है फिर तीसरा है नागालैंड, चौथा है मेघालय। इनका जो है कि कैसे इनका विकास हुआ था, इनकी स्थापना हुई थी, इनका सृजन जैसे हुआ था उसको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहला दिया है कूट की 1 2 3 4, मतलब सबसे पहले हरियाणा या सिक्किम या नेपाल या मेघालय हुआ, या सिक्किम फिर नागालैंड फिर मेघालय या हरियाणा, या पहले नागालैंड फिर जाकर के हरियाणा फिर जाकर के मेघालय या फिर जाकर के सिक्किम, या फिर सिक्किम उसके बाद फिर मेघालय फिर हरियाणा या फिर नागालैंड। तो इनमें से कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो सही क्रम है साथियों वो आप लोग जान जाइए, फिर हम बताते हैं कौन कब हुआ था। देखिए इसमें सबसे पहले इन दिए हुए राज्यों में सबसे पहले जिसका सृजन हुआ था वो था नागालैंड का, क्योंकि नागालैंड भारत का 16वां राज्य था और 1963 में इसकी स्थापना, इसका सृजन हो गया था भारत संघ में। उसके बाद साथियों इन दिए हुए सवालों में जो है वो है हरियाणा। हरियाणा का जो सृजन हुआ है वो पंजाब राज्य से अलग होकर के इसका गठन हुआ था 1966 में। तो 1963 के बाद 1966 हो जाएगा हरियाणा। फिर उसके बाद इसमें जो है वो है मेघालय। मेघालय का जो गठन हुआ है साथियों वो हुआ है 1972 में। 1972 में इसे जो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था मेघालय को। और इनमें सबसे जो लेटेस्ट है वो है सिक्किम। सिक्किम की का सृजन जो है वो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में जो है कि किया गया था। 1974 में इसका आंशिक रूप से विलय किया गया था। 1975 में पूर्ण रूप से भारत सरकार का, भारत संघ का एक भाग बन जाता है। तो इस हिसाब से जो विकल्प सही होगा वो होगा ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि सबसे पहले दिए हुए राज्यों में सबसे पहले सृजन नागालैंड का हुआ, फिर हरियाणा का हुआ, फिर मेघालय का हुआ, फिर सिक्किम का हुआ। चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। देखिए उपर्युक्त प्रश्न के अनुसार 1960 के बाद हुए राज्यों के गठन का आरोही कालक्रम व्याख्या इस प्रकार है। देखिए 1963 में भारत के 16वें राज्य के रूप में नागालैंड का गठन हुआ था। तो नागालैंड का गठन 1963 में हुआ ही था, लेकिन किस राज्य के रूप में? 16वें राज्य के रूप में हुआ था। उसके बाद वर्ष 1966 ईस्वी में भारतीय संघ के 17वें राज्य हरियाणा का गठन हुआ। तो 63 के बाद 1966 में हुआ पंजाब हरियाणा राज्य का गठन हुआ। और 22वें संविधान संशोधन 1969 के द्वारा मेघालय को स्वायत्त शासी प्रदेश बनाया गया और वर्ष 1972 में भारतीय संघ के 21वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का इसको जो है कि दर्जा दिया गया। तो 1972 में नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 22वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे स्वायत्त शासी प्रदेश बनाया गया था 1969 में।
और उसके बाद 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ के 22वें राज्य के रूप में जो है कि दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये संशोधन भी पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था और किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम राज्य को भारत के 22वें राज्य के रूप में पूर्ण दर्जा प्राप्त हुआ। तो वो हो जाएगा 36वां संविधान संशोधन। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल है आपका सूचियों का मिलान करना है। दिया है कि एक तरफ अनुच्छेद दे दिया और दूसरे तरफ उनमें क्या विषय है ये है। देखिए अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 368 इनका जो है कि मिलान करना है। अब आगे कूट भी दिया होगा, लेकिन यहीं पे आपको हम बता दे रहे हैं तो आप लोग आराम से कूट मिला लेंगे। देखिए अनुच्छेद 14 में जो है साथियों, इसमें किसकी बात की गई है, इसमें समानता के अधिकार की बात की गई है, क्योंकि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का जिक्र है। तो अनुच्छेद 14 में हो जाएगा समानता का अधिकार। और अनुच्छेद 36 में साथियों आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में जो है कि भारतीय संविधान में वो DPSP का प्रावधान है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, उनका प्रावधान है। तो हो जाएगा अनुच्छेद 36 के सामने हो जाएगा 4, मतलब B के सामने 4 हो जाएगा नीति निर्देशक तत्व। और बच रहा अनुच्छेद 74। तो अनुच्छेद 74 में प्रावधान है मंत्रिपरिषद का, कि भारत का एक मंत्रिपरिषद होगा जो मंत्रिपरिषद होगा जो जिसका हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 74 में है। और अनुच्छेद 74 में ही प्रावधान ये है, सब आर्टिकल बना करके कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। और उसके बाद बच रहा अनुच्छेद 368। तो इसमें भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया बताई गई कि भारतीय संविधान में संशोधन कैसे कैसे होगा। तो इस तरह से साथियों A का हो जाएगा, A का 3 और B का 4 और C का हो जाएगा 2 और D का हो जाएगा 1। तो चलिए देखते हैं इसका क्या सही होगा। देखिए A का जो हम लोगों ने देखा तो इस हिसाब से हो जाएगा D, ऑप्शन D इसका सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दिया भी है और हमने आपको व्याख्या में पहले ही बता दिया। देखिए अब अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो ये बहुत आज की परिस्थिति के हिसाब से हाईलाइटेड हो जाएगा, क्योंकि रह रह के गाहे बगाहे आवाज़ उठती है कि भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्ष और समाजवाद शब्द जोड़े गए थे वो इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे और इनको हटा देना चाहिए। तो इसलिए ये रिलेवेंट है, ये प्रासंगिक है ये सवाल। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था। तो 25वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें या 52वें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। व्याख्या देख लीजिए। देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। इसके साथ ही इस संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी और अखंडता शब्दों को भी शामिल किया गया था। तो 3 शब्द जोड़े गए थे, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, अनुच्छेद 76 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए अब देखिए अगला सवाल है। अगला सवाल साथियों कि प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है। देखिए प्रोटेम स्पीकर मुझे जहाँ तक लग रहा है आप लोगों को मालूम होगा कि प्रोटेम स्पीकर किसको कहते हैं। जैसे देखिए जब नई लोकसभा का गठन होता है तो नई लोकसभा का गठन होता है तो पुरानी लोकसभा पूरी तरह भंग हो जाती है। जब चुनाव के बाद आम चुनाव होता है सांसदों का, तो उसमें जो नई लोकसभा का गठन होता है तो उनके सदस्यों को, नई लोकसभा के चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए जिसका नॉमिनेशन किया जाता है वो व्यक्ति होता है, वो प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है, पूछ रहा है कि स्पीकर की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करना, बी है सदस्यों का सबको शपथ दिलाना, सी है स्थानापन्न रूप से स्पीकर का कार्य करना जब स्पीकर के चुनाव की संभावना न हो, डी है कि केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों को चेक करना कि वह सही हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, हमारे बताए हुए बात के अनुसार अगर आप पकड़ेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाना। केवल इसका यही काम होता है।
देखिए, और आप लोगों को याद होना चाहिए ये सवाल क्यों बना था। 2009 में आम चुनाव हुआ था लोकसभा का, और 2010 का ये सवाल है, 2010 का ये पेपर है, तो इस वजह से ये सवाल बनाया गया था। देखिए, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है। और प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में सदन की मदद करता है एवं नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाता है। और इस बार का जो 18वीं लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, उसके जो प्रोटेम स्पीकर चुने गए थे वो चुने गए थे भर्तृहरि महताब। तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में। देखिए, अब अगला सवाल है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल। पूछ रहा है कि ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? अल्पावधि चर्चा, प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव, शून्यकाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों स्थगन प्रस्ताव। देख लीजिए व्याख्या। देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किसी अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर अध्यक्ष या सभापति की अग्रिम अनुमति से सदन का कोई सदस्य मंत्री के ध्यान आकर्षण के लिए लाया जाता है। यह प्रस्ताव भारतीय संसदीय प्रक्रिया की देन है और यह 1954 से अस्तित्व में है। इस प्रस्ताव से स्थगन प्रस्ताव प्रभावित होता है। चलिए, अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 86। देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति, आकलन समिति, सरकार की आश्वासन समिति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों आकलन समिति। अब देख लीजिए व्याख्या। देखिए, उपर्युक्त विकल्पों में से आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आकलन समिति का जो गठन हुआ था वो 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश में किया गया था। इसमें 30 सदस्य होते हैं एवं इसका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। इसका चुनाव कैसे होता है? 30 सदस्य होते हैं और लोकसभा के सदस्य होते हैं, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा इनका चुनाव होता है और इनका कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष होता है। प्रायः सभी समितियों का कार्यकाल जो होता है 1 वर्ष ही होता है। देखिए, अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? पूछ रहा है कि कौन सी एक रिट है जो न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन जिसको कहते हैं, या अधिकार परीक्षा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ रोकना होता है। यह किसी भी न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी हो सकता है। इसके माध्यम से न्यायालय किसी न्यायिक अर्धन्यायिक संस्था को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल कर कार्य करने को से जो है कि रोकता है। प्रतिषेध के लिए अनिवार्य शर्तें क्या क्या हैं? अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या न्यायिक प्राधिकरण के केस या मामले का जारी रहना। यह रिट तब भी जारी की जा सकती है जब कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित हो। यह रिट कार्यवाही के किसी भी स्तर पर जारी की जा सकती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? 1991, 1995, 2000, 1993। तो इसका सही जवाब साथियों ऑप्शन डी 1993। देखिए, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में वर्ष 1993 में प्रावधान किया गया और 73वां संविधान संशोधन पंचायतों एवं 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगर पालिकाओं से संबंधित है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 क्या है कि भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों केरल। देखिए, भारत के केरल प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। यह वर्ष 1957 में नंबूदरीपाद द्वारा स्थापित की गई थी। चलिए, अब अगला सवाल है। देखिए, इतने जो सवाल थे साथियों ये राज्य व्यवस्था से संबंधित थे। अब आगे के जो सवाल हैं वो इंडियन इकोनॉमी से संबंधित हैं। इनमें पहला सवाल है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है कि विश्व जनसंख्या में इसका अंश 16% है, जबकि विश्व के जीडीपी में इसका अंशदान 1.6% है। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, विश्व जनसंख्या में भारत की अर्थव्यवस्था का पूछ रहा है कि अंशदान कह रहा है कि 16% है और जबकि विश्व के जीडीपी में इसका जो अंशदान है वो 1.6%। और अगला विकल्प है कि सेवा क्षेत्र का जीडीपी में अंशदान केवल 25% है और इसकी वर्किंग कमेटी का
इसकी वर्किंग जनसंख्या का 58% कृषि में कार्यरत है, लेकिन कृषि का राष्ट्रीय आय में अंशदान 22% है। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का केवल 2.4% है। तो देखिए साथियों, ऑप्शन डी सही है। ज्योग्राफी जो पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत भी जानता होगा, तो वो ये बात को समझ जाएगा। और विश्व जनसंख्या में अब तो बढ़ गया है, क्योंकि भारत की जनसंख्या बढ़ गई है। सवाल सन 2010 का है। तो अब भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की लगभग 20% तक पहुंच गई है। और जीडीपी का अंश बढ़ा ही होगा, जहाँ तक उम्मीद है, या इतना ही होगा। और ये जो है, ये बिल्कुल गलत है कि सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में जो जीडीपी में सर्विस सेक्टर का योगदान जो है कि ये 25% बता रहे हैं, तो ये 50% से ज़्यादा ही है। इतना आप लोग मान के चलिए, 50% से ज़्यादा ही रहता है सेवा क्षेत्र का योगदान भारत के जीडीपी में। तो यही ऑप्शन बी जो है कि गलत हो जाएगा। और ये तो सही है कि वर्किंग जो जनसंख्या है उसमें लगभग 58% कृषि में कार्यरत है, लेकिन कृषि आय में इनका योगदान जो है कि ये 22% जो दिए, बल्कि ये कम ही है। ये वर्तमान समय में 17-18% जहाँ तक होगी। आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, दिया है कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी सही नहीं है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत के जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 54.3% रहा था। तो जब ये 2018-19 का इकोनॉमिक सर्वे में इतना था, तो अब बढ़ा ही होगा। अब आप लोग जाकर के जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ पे आप इसको जो कि क्रॉस चेक कर सकते हैं और इसको अपडेट कर सकते हैं। देखिए, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? सहकारी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक, संयुक्त रूप से सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा वाणिज्यिक बैंक। व्याख्या देख लीजिए, उपयुक्त विकल्पों में से वाणिज्यिक बैंक कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है। कौन सी? वाणिज्यिक बैंक। किसको? कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करते हैं। और वाणिज्यिक बैंक धन जमा करने, व्यवसाय के लिए ऋण देने जैसी सेवाएं प्रदान करते हैं। अब अगला सवाल है कि किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया था? विकल्प में है कलेस्की ने, काल्डोर ने, आरजे चेलैया ने, या गौतम माथुर ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों काल्डोर ने। व्याख्या देख लीजिए। देखिए, भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव निकोलास काल्डोर ने दिया था। भारत में व्यय कर पहली बार वर्ष 1957 में टीटी कृष्णामाचारी, तत्कालीन वित्त मंत्री थे वो, उनके द्वारा पेश किया गया था 1957 में। और राजा जे चेलैया समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में सर्वप्रथम 1 जुलाई 1994 से सेवा कर लगाया गया। चलिए, अब अगला सवाल आप सबके सामने कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है? उस समय साथियों जो है कि 5 ईयर प्लानिंग एक्टिव थी, और जिस समय का सवाल बना उस समय यही चालू भी था। 11वीं पंचवर्षीय योजना थी चालू, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना जो सबसे आखिरी पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर के 2017 तक थी, तो जिस समय सवाल बना उस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। तो पूछ रहा है कि उनमें से किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित है। तो ये सवाल आउटडेटेड है, लेकिन आप लोग ऐसे मान लीजिए हूबहू रिपीट कर दिया तो आप जान सकते हैं। इसमें जो विकल्प दिया है परिवहन, ऊर्जा, कृषि तथा ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र। तो इसका सही जवाब साथियों कृषि तथा ग्रामीण विकास। इसमें जो है कि दिए हुए विकल्पों में सबसे ज़्यादा 11वीं पंचवर्षीय योजना में खर्च आवंटित किया गया था। देखिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना में क्षेत्र के अनुसार आवंटन इस प्रकार है। सामाजिक सेवाओं में 30.24%, ऊर्जा में 23.43% और परिवहन में 15.17% और कृषि में जो है कि 18.29% दिया खर्च करने का प्लान बनाया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अब देख लीजिए आगे। अब क्वेश्चन नंबर है आप सबके सामने, क्वेश्चन नंबर 94। देखिए, पूछा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ अधिनियम जो है कि प्रभावी हुआ 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो इसका जो सही जवाब साथी वो 2006 में है। देख लीजिए, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ अधिनियम फरवरी 2006 में तथा फरवरी 2006 से लागू या प्रभावी हुआ। इस अधिनियम को वर्ष 2005 में पारित किया गया था और भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वर्ष 1965 में स्थापित किया गया था। विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होता है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि थोड़ा सा जो आर्थिक कानून होता है उनके नियम कानून में थोड़ी ढील दी जाती है विशेष आर्थिक क्षेत्रों में। और ये अधिनियम 2005 में बना था और 2006 में जो है कि लागू हुआ था।
ये हमको आपको याद रखना है, SEZ। देखिए अब अगला सवाल है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया गया था। पहला विकल्प है कि सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन का प्रावधान करने हेतु। ऑप्शन बी है कि सामाजिक सुरक्षा हेतु। ऑप्शन सी है ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु। ऑप्शन डी है उद्योगों की पुनः संरचना और आधुनिकीकरण हेतु। तो इसका जो सही जवाब साथी वो है ऑप्शन बी, सामाजिक सुरक्षा हेतु। व्याख्या देख सकते हैं आप लोग। देखिए व्याख्या में दिया है कि राष्ट्रीय नवीनीकरण निधि का गठन 1991 की नई औद्योगिक नीति के तहत फरवरी 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का उद्देश्य उन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जिन श्रमिकों पर प्रभाव तकनीकी उन्नयन और आधुनिकीकरण के कारण होने की संभावना है। जिन श्रमिकों पर प्रभाव क्या होने वाला है, तकनीकी उन्नयन का और आधुनिकीकरण के कारण प्रभावित होने वाली हैं, उनके लिए जो है ये प्रावधान है। चलिए अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 96। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से, जैसे कैपिटल रिजर्व रेशियो, वो कैश रिजर्व रेशियो, इसका फुल फॉर्म होता है CRR का कैश रिजर्व रेशियो। इसको हिंदी में कहते हैं नकद आरक्षी अनुपात में जब वृद्धि होती है तो क्या होता है। विकल्प दिया है कि सरकार के ऋण में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है, देश में आर्थिक विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश आता है, या वांछित, ऑप्शन डी है कि वांछित क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ता है। तो इसका जो सही जवाब है साथियों, जब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया जाता है तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। देख लीजिए इसकी व्याख्या। देखिए CRR नकद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों की कुल जमाओं के उस अनुपात से है जो वाणिज्यिक बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास आवश्यक रूप से रखना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा इसमें समय समय पर परिवर्तन किया जाता है। मुद्रास्फीति के समय RBI CRR को बढ़ा देता है, इससे अर्थव्यवस्था में तरलता की कमी आती है। दूसरी तरफ मुद्रा की अपस्फीति के समय RBI CRR में कमी कर देता है। मतलब कि जब मार्केट में पैसे की कमी हो जाती है तो CRR को घटा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट में फ्लो हो सके, और इससे तरलता में क्या होती है, वृद्धि होती है। चलिए अब अगला सवाल है कि RBI का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो इसका सही जवाब साथियों मुंबई में। क्या देख लीजिए, RBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। दोनों तिथि याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को और यह स्थापित हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और ये जो RBI का जो मुख्यालय वो मुंबई में है, और RBI को स्थापित करने के लिए जो अधिनियम था, जो एक्ट था, वो 1934 का एक्ट था। याद रख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब आगे है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है आप सबके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। ऑप्शन है सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना, विदेशी मुद्रा की नीलामी करना, सोने का व्यापार, उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब साथियों वो है सिक्योरिटी में व्यापार करना। सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है। देखिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन खुले बाजार की क्रिया के तहत भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय करता है। RBI अर्थव्यवस्था में तरलता को बढ़ाने या घटाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है। RBI द्वारा बाजार से प्रतिभूतियों के क्रय करने पर तरलता में वृद्धि हो जाती है। इसके विपरीत जब RBI द्वारा बाजार में प्रतिभूतियों का विक्रय किया जाता है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा अर्थात तरलता में क्या होती है, कमी हो जाती है।
तो ये है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए अब अगला सवाल है आप सबके सामने क्वेश्चन नंबर 99 कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है। कह रहा है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह बराबर होता है बजट घाटे के, राजकोषीय घाटे के, या घाटे की वित्त व्यवस्था के, या आगम घाटे के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों राजकोषीय घाटे के। देख लीजिए व्याख्या। देखिए राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटाने से प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, और जब प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर दिया जाता है तो यह राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाता है। देखिए प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज मुक्त घाटा, और जब यही जो है कि ब्याज मुक्त घाटा निकाल लिया जाता है तो राजकोषीय घाटे में से, तो ये प्राथमिक घाटा हो जाता है। लेकिन पूछ रहा है कि राजकोषीय घाटे में ब्याज घटाने पर सवाल ये है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तब वो जो है कि राजकोषीय घाटे के बराबर हो जाएगा। आप लोग यही फार्मूला याद कर लीजिएगा कि प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, तब यही होगा कि प्राथमिक घाटे में जब ब्याज भुगतान को जोड़ देंगे तो वो राजकोषीय घाटे के बराबर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 है, मिड डे मील से है कि मध्याह्न भोजन योजना है तो किसके द्वारा प्रबंध और वित्तीय व्यवस्था की जाती है। राज्य सरकारों के खाद्य एवं रसद विभाग, दूसरा है कि उपभोक्ता मामले में कल्याण विभाग द्वारा, तीसरा है कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा, और चौथा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। तो मध्याह्न भोजन योजना हेतु जो प्रबंधन करने का कार्य करता है वो करता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल करके वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देख लीजिए। देखिए मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंधन एवं वित्तीय व्यवस्था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। मध्याह्न भोजन योजना, जिसको मिड डे मील स्कीम कहते हैं, की शुरुआत 1995 में की गई थी। तो 1995 सन याद रखिएगा। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ाना और बच्चों को नियमित रूप से स्कूल आने को प्रोत्साहित करना तथा बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ने की समस्या को कम करना। ये किसका उद्देश्य था, मध्याह्न भोजन योजना का ये सब उद्देश्य थे। अब देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 101 कि भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल संख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 से प्रारंभ किया गया। नीली क्रांति का संबंध सरसों से है। अब इन पर विचार करने को दिया है। अब देखिए कूट बनाया है कि कौन सा सही है। देखिए केवल 1 या 2 सही है, केवल 1 तथा 2 सही है, केवल 2 तथा 3 सही है, केवल 3 तथा 4 सही है, या केवल 1, 2 तथा 3 सही है। तो इसमें जो सही है साथियों वो देखिए कथन देख लीजिए एक बार आप। तो इस कथन में आपको आराम से बता रहे हैं कौन कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है साथियों वो ये वाला सही है कि भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में प्रारंभ की गई थी, ये सही है। और उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है, ये भी सही है। और जो सही है वो ये है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो है 1977 में प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से, ये गलत है। अब देख लीजिए फिर नीली क्रांति का संबंध किससे है। देखिए यही जिसको आता रहा होगा तो आराम से कर लेता है। देखिए नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। भारत में प्रमुख कृषि क्रांतियों से संबंधित उपनाम इस प्रकार हैं। देखिए हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए है, श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन के लिए है, और भूरी क्रांति जो है कोको उत्पादन के लिए है, गोल क्रांति जो है वो आलू उत्पादन के लिए है, बादामी क्रांति जो है वो मसालों के उत्पादन के लिए है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखिए कथन कारण वाला है ये। तो पहला है कथन इसमें कि अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा मतलब कि SBSP को ऐसा सुझाया जाता है राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। और कारण में बता रहा है कि SBSP की शुरुआत मतलब कि अंतरिक्ष ऊर्जा और सौर ऊर्जा की शुरुआत वर्ष में बिना रुके
99% है और इसके अलावा ऊर्जा की बहुतायत में उपलब्धता है। अब देखिए इसमें कोड बनाया है कि केवल मतलब कथन और कारण दोनों सही है और दोनों सही व्याख्या कर रहे हैं। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं। कथन सही है परंतु कारण गलत है, या कथन गलत है परंतु कारण सही है। तो इसमें जो सही जवाब है साथियों वो है कथन और कारण दोनों सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। देखिए यही इसमें सही है। अब अगला सवाल है जो आप सबके सामने वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशनों में से सम्मिलित नहीं है? तिलहन, गेहूं, चावल, दलहन। तो इसका जो सही जवाब हो साथियों वो हो जाएगा तिलहन। देखिए उपर्युक्त विकल्पों में से तिलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशनों में सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय विकास परिषद की 29 मार्च सन 2007 को 53वीं बैठक में चावल, गेहूं तथा दलहन को राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में सम्मिलित किया गया था। किनको देखिए 2007 में 53वीं बैठक जो हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद की, उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद में शामिल किया गया था। वो कौन कौन सी थी फसलें? चावल, गेहूं और दलहन को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद में मिशन में सम्मिलित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 103। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन सही है या है। पहला है कि सब प्राइम संकट जिससे यूएसए की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ था। संकट में कारण गृह ऋण अदायगी में नहीं हुई और इसके कारण तीसरा है कि इसके कारण से यूएस के कुछ बैंक फेल हो गए और चौथा है कि सब प्राइम संकट से भारतीय स्टॉक मार्केट लड़खड़ा गया। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा सही है। तो इनमें से जो सही है साथियों देखिए कोड बना के दिया है। देखिए कोड बना के दिया है कि केवल 1 या केवल 2 और 4 या केवल 2 3 4 या 1 2 3 4। तो इसमें जो सही है साथियों वो दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प सही है। मतलब सब प्राइम संकट जिससे यूएसए की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई अचानक तेल मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ था, ये बात सही है। दूसरा है कि संकट में कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई और कथन 3 है कि इसके कारण से यूएसए की कुछ बैंक फेल हो गई। ये सब जो है कि सही है। ऑप्शन सी पहला नहीं सही है, बाकी इसमें जो है कि दूसरा, तीसरा कथन सही है। गलती हो गई। देखिए पहला नहीं सही, बाकी दूसरा, तीसरा सही है। मतलब संकट के कारण गृह ऋण अदायगी नहीं हुई, ये बात सही है। इसके कारण से यूएसए के कुछ बैंक फेल हो गए, ये सही है। और सब प्राइम संकट में भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। ये देखिए उस समय की कोई घटना नहीं होगी, उससे ओरिएंटेड बनाया गया है, तो इस सवाल से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं जनसंख्या और नगरीकरण के, पॉपुलेशन और सेंसस के सवाल। यहाँ से सवाल इम्पॉर्टेंट है, वन लाइनर पूछे जाते हैं और हमारे आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे रिपीटेड क्वेश्चन। देखिए गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, गोवा में। ये डेटा साथियों बदलता रहता है और ये इसमें होगा 2001 में जनगणना हुई थी उसका होगा। तो देखते हैं व्याख्या। देखिए गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत जम्मू कश्मीर में अंकित है इसके हिसाब से। चलिए अब आगे देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो ग्रामीण साक्षरता सर्वाधिक गोवा में पाई जाती है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा में ग्रामीण साक्षरता दर जो है कि 79.67% थी, जबकि 2011 के अनुसार यहीं सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या में जो है कि साक्षरता दर है कितनी है? 86.85%। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 में है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है।
तो जो उस समय था साथियों, उस समय था 65.20% था। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देख लीजिए, लेटेस्ट डेटा के अनुसार भी हम देख लेंगे। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में से 65.20% था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का योग कुल जनसंख्या का जो है कि 27.82% था। और 2011 के अंत आंकड़ों के अनुसार देश के कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 31.16% है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों की कुल नगरीय जनसंख्या जो है वो है 264.9 मिलियन है। यह कुल नगरीय जनसंख्या का 70% है। तो ये था जो है कि जनसंख्या नगरीकरण से। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के सवाल। देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल में पूछा है कि सूचियों का मिलान कराने के लिए झांसी के सामने दिया है मौलवी अहमद शाह, लखनऊ के सामने दिया अजीमुल्ला खां, कानपुर के सामने दिया बेगम हजरत महल और फैजाबाद के सामने दिया रानी लक्ष्मीबाई। तो देखिए, इसका जो झांसी का संबंध है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई का संबंध है, तो इस तरह से हो जाएगा ए का 4। और लखनऊ से जो है कि बेगम हजरत महल का संबंध है, तो इनका हो जाएगा ए का 4 के बाद बी का 3, ए का 4 बी का 3। और लखनऊ का जो है वो लखनऊ से जिनका संबंध है वो हैं अजीमुल्ला खां कानपुर से हैं, कानपुर से अजीमुल्ला खां हैं। और फैजाबाद से हैं मौलवी अहमद शाह। तो इस तरह से जब हम सभी को मैच कराएंगे तो एक सेकंड, हाँ देखिए, जब इस तरह से मैच कराएंगे तो ऑप्शन ए हमारा जो है कि सही हो जाएगा। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 109 है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 109, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो व्यय होते हैं वो किस निधि पर भारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, फिर द्वारा इसके स्वयं के एकत्र निधि पर या आकस्मिक निधि पर। तो इसका सही जवाब होता है साथियों ऑप्शन बी, राज्य की संचित निधि पर। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय की जो है कि संचित निधि पर भारित होता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। यह अनुच्छेद 322 में इसका उल्लेख है। अब देखिए, अगला सवाल है कि जनवरी 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में बसपा ने कितनी सीटें जीती? तो उस समय का करंट ओरिएंटेड रहा होगा, तो उस समय जो है कि 33 सीटें जीती थी। तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। तो ये जो सही जवाब है इसका वो हो जाएगा 1992 में। देखिए, अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। हाँ, देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना वर्ष 1992 में प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत एक किसान मित्र नियुक्त कर सकती है। यह किसानों को बेकार की भागदौड़ और प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन नंबर 112 दिया है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित है? देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थापित किया गया? लखनऊ में, नोएडा में, आगरा में, कानपुर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों लखनऊ में। देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया। अब देखिए, अगला सवाल है कि भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10% आबादी आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? 2004, 2003, 2002, 2001। तो इसका जो सही जवाब है साथियों वो है ऑप्शन 2003 सही है। ऑप्शन में दिया हुआ 2003 सही है। देखिए, भारत सरकार ने, देखिए यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार ने वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की
10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। अब देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन है? सोनभद्र, मिर्जापुर, खीरी या बिजनौर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों वो खीरी। देखिए वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद लखीमपुर खीरी था। लखीमपुर खीरी की जनजातीय संख्या 1.34% थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद जो सोनभद्र है। सोनभद्र की जनजातीय जनसंख्या का प्रगति प्रतिशत 20.7% है। यहाँ की कुल जनजातीय जनसंख्या 385.08 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 114 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा के सामने दिया बुंदेलखंड, फिर विराट के सामने पूर्वांचल, फिर चैती के सामने रोहिलखंड, कजरी के सामने अवध। पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें चैती और रोहिलखंड ये सुमेलित नहीं है। व्याख्या देख लीजिए। देखिए चैती उपशास्त्रीय गान के साथ लोक गान विधा भी है, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत महीने में गाया जाता है। चैती उत्तर प्रदेश के बनारस, मिर्जापुर, मथुरा, इलाहाबाद जो कि प्रयागराज हो गया है, और बिहार के भोजपुर आदि क्षेत्रों में गाया जाता है। छन्नूलाल मिश्र, गिरिजा देवी इसके प्रसिद्ध कलाकार थे। किसके? चैती के। चलिए अब अगला सवाल साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा या मुरिया? तो पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, तो इसमें से साथियों मोरिया जो है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, बल्कि मुरिया कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। देख लीजिए व्याख्या में। देखिए उत्तर प्रदेश उपर्युक्त विकल्पों में से मुरिया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। मुरिया नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, जिसे वहाँ की मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 117 है कि धुरिया लोक नृत्य है। धुरिया लोक नृत्य है अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का और रुहेलखंड का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का जो है कि धुरिया लोक नृत्य है। देख लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 118 में हम मैच कराने को है किशन महाराज, हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित गोपाल जी मिश्र या कुदक सिंह। हाँ कुदक सिंह। और इनके सामने जो दिया है कि किस विधा में है ये पारंगत, तो सारंगी वादक में या तबला वादक में हरिप्रसाद चौरसिया के सामने दिया तबला वादक, और पंडित गोपाल जी मिश्र के सामने दिया है पखावज, और कुदक सिंह के सामने दिया है बांसुरी वादक। तो अब इसमें हम लोगों को जो है कि मैच कराना है कौन किससे संबंधित है। देखिए जो किशन महाराज हैं वो तबला वादक हैं, तो इनका हो जाएगा ए का हो जाएगा 2, और हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया के सामने हो जाएगा ए के सामने 2 और बी के सामने 4। और इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा जो पंडित गोपाल जी मिश्र हैं उनका जो संबंध है वो सारंगी वादक हैं, और कुदक सिंह जो हैं ये जो है कि पखावज वादक हैं। तो इस तरह से जब आप सारे विकल्प मैच कराएंगे तो आपका जो सही होगा वो होगा, हाँ वो देखिए ऑप्शन डी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 119। हाँ देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगर को उनकी जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगरा, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ। 10 लाखी जनसंख्याओं का 10 लाखी का उनका जो है कि जनसंख्या के हिसाब से ऑर्डर कीजिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उस समय जो थी वो इलाहाबाद में थी, फिर उसके बाद मेरठ में थी, फिर आगरा में थी, फिर तब जा कर के जो है कि लखनऊ में थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार देख लीजिए। हाँ देखिए 2011 की जनगणना अनुसार भारत के 35 10 लाखी शहरों में उत्तर प्रदेश के 6 शहर हैं। ये इस प्रकार हैं कौन कौन? कानपुर, लखनऊ, हाँ कानपुर 2,71,000, 2,71,000, 5,500,
5555। और लखनऊ का जो है ऐसे ही देखिए है, फिर उसके बाद आगरा की है, फिर वाराणसी है, फिर मेरठ है, फिर इलाहाबाद है, फिर अंतः आरोही क्रम इस प्रकार हो जाएगा। कौन कौन 10 लाखी शहरों के उत्तर प्रदेश के 7 शहर हैं। ये शहर क्रमशः हैं कौन कौन? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, कहाँ, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। अब अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 120। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है बांग्लादेश से, ब्राज़ील से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से। तो इनमें से जो सही जवाब है वो देखिए कूट बना के दिया है, किससे किससे ज़्यादा है। तो इस कूट के हिसाब से ब्राज़ील से ज़्यादा है और जो है कि पाकिस्तान से ज़्यादा है। हाँ, ब्राज़ील और पाकिस्तान से ज़्यादा है। अब व्याख्या देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश तथा पाकिस्तान से अधिक है। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 166 मिलियन है, जबकि बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान तथा इंडोनेशिया की जनसंख्या 134, 177, 141 और क्रमशः 214 मिलियन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121। 121 में है कि किस राज्य ने वर्ष 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया? महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब है साथियों उत्तर प्रदेश। देख लीजिए व्याख्या। देखिए, उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। यूपी जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय विकलांग व्यक्तियों को उच्च और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। तो ये जो है कि अभी हाल फिलहाल में जो विश्वविद्यालय बना है रामभद्राचार्य के सहयोग से। अब देखिए, अब अगला सवाल है और इस सेशन का आखिरी सवाल भी है। हाँ, देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 122वां पूछा रहा है कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज हैं लखनऊ में या कानपुर में या वाराणसी या गाजियाबाद में। तो एक्सचेंज है नहीं साथियों, एक्सचेंज था। कौन सा? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज एक ही था। वो कहाँ था? वो था कानपुर में, अब नहीं है। तो इस तरह से आज के ये जो सेशन था यहीं तक रहने देते हैं। जितने भी सवाल थे 2010 के उत्तर प्रदेश पीसीएस के सब कंप्लीट हो गए। 3 वीडियो में आप लोग जा कर के देख सकते हैं और इस हिसाब से अपना नज़रिया डेवलप करके आप लोग जो कि एलटी ग्रेड जीएस और प्रवक्ता के जीएस की तैयारी कर सकते हैं। देख लीजिए इस प्रश्न की व्याख्या। देखिए, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है, जिसकी स्थापना 27 अगस्त 1982 को हुई थी। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।